नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है भारत का अपवाह तंत्र, ये चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने अपवाह तंत्र प्रारंभ कर दिया था और उसके अंतर्गत हमने एक अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र को भी पढ़ा था, वो कंप्लीट हो गया था। आज पिछले लेक्चर का एक क्विक रिविजन करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे के लेक्चर में। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे? भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक था हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र, और दूसरा था हमारा क्या? प्रायद्वीप अपवाह तंत्र। दोस्तों, जो हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र था, इसे भी हम तीन भागों में विभाजित किया था, जिसमें हमारा पहला था सिंधु अपवाह तंत्र, दूसरा था हमारा ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, और तीसरा था हमारा कौन सा? गंगा अपवाह तंत्र। इसके पश्चात जो दक्षिण में है, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, वो प्रायद्वीप अपवाह तंत्र हैं। तो दोस्तों, हमने जो है पिछले लेक्चर में सिंधु अपवाह तंत्र कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे? इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके पश्चात हम चलेंगे किसकी ओर? ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की ओर। किंतु दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक ये अपवाह तंत्र जो है, इस वर्ड का जो अपवाह तंत्र है, इस वर्ड का मीनिंग क्लियर करा देता हूँ। तो दोस्तों, जो अपवाह तंत्र है, ये एक शब्द से मिलकर एक शब्द से बना है, जिसका नाम है अपवाह। अब दोस्तों, हमें अपवाह तंत्र को समझने से पहले अपवाह का मतलब समझना होगा। अपवाह का मतलब होता है ऐसा निर्धारित मार्ग जिससे क्या होता है? जिससे निरंतर जल प्रवाह होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अपवाह कहलाता है। ऐसा निर्धारित मार्ग जिससे जल प्रवाहित होता है, क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। अब जब कई सारे अपवाह मिल जाते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं वे करते हैं अपवाह तंत्र का निर्माण। ठीक दोस्तों, अब यह जो अपवाह तंत्र है, जिस संपूर्ण क्षेत्र से यह जल ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम नदी बेसिन। दोस्तों, ये नदी बेसिन क्या है? जैसे हम लेकर चले तो यह क्या है? हमारा अपवाह तंत्र है। दोस्तों, ये क्या है? हमारा अपवाह तंत्र। अब ये जो अपवाह तंत्र है, जिस संपूर्ण क्षेत्र से, देखना दोस्तों, यह जो अपवाह तंत्र है, जिस संपूर्ण क्षेत्र से, ये जो है इस संपूर्ण क्षेत्र से क्या कर रहा है? जल ग्रहण कर रहा है। जो अपवाह तंत्र है, जिस संपूर्ण क्षेत्र से जल ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अपवाह क्या है, अपवाह तंत्र क्या है और नदी बेसिन क्या है। इसके पश्चात हम चलते हैं अपने सिंधु अपवाह तंत्र की ओर। दोस्तों, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, इसमें हमने क्या पढ़ा था? दोस्तों, जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है, ये क्या है? हिमालय जो है उससे पूर्व भी यह नदी क्या होती थी? प्रवाहित होती थी। इसलिए हमने इस नदी को क्या कहा था? पूर्ववर्ती नदी कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यह जो है हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व प्रवाहित होती थी और कहाँ जाकर गिरती थी? टेथिस सागर में जाकर गिरती थी। उसके पश्चात क्या हुआ? इसमें हिमालय का उत्थान हुआ, किंतु यह जो नदी है फिर भी क्या हुई? अपने पूर्व मार्ग पर प्रवाहित होती रही। और इसने क्या किया? कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण किया। और ये क्या किया इसने? ये पुनः यहाँ से ऐसे प्रवाहित होती रही। कहाँ से? यहाँ से। कुछ इस प्रकार की आकृति का निर्माण किया। इसे हमने क्या कहा? गॉर्ज कहा। गॉर्ज सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया, तो क्या नाम हुआ इसका? सिंधु गॉर्ज। जो सिंधु नदी है, एक गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम है सिंधु गॉर्ज। दोस्तों, इसको अभी हम मैप पर देखेंगे कि यह किस जगह बनता है।
इसके अलावा हमने देखा यह पूर्ववर्ती नदी है। इसके बाद बात करें सिंधु नदी अपवाह तंत्र की, किसकी? सिंधु नदी अपवाह तंत्र की। तो इसमें जो है मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या है? मुख्य नदी। इसके अलावा इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां देखें। सहायक नदियां तो इसकी दोस्तों कई हैं, पर हम 5 प्रमुख सहायक नदियों को लेकर चलेंगे। तो 5 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं इसमें? 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि जो सिंधु नदी है ये कैसी नदी थी? पूर्ववर्ती नदी थी। इसके अतिरिक्त इसमें एक और नदी है, क्या? सतलज। ये भी कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। दोस्तों पूर्ववर्ती नदी का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था, ऐसी नदी जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्वी प्रवाहित होती थी और आज भी उसी जगह पर प्रवाहित हो रही है। इसके पश्चात दोस्तों यह भी एक गोर्ज का निर्माण करेगी हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात, जिसका नाम होगा क्या? सिपकिला गॉर्ज। इसे भी हम मैप पर देखेंगे। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात हम एक एक सहायक नदी की बात करते हैं। इसमें एक एक नदी को लेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। हम इसको मैप पर पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो मैप है हमारा ये रहा। इसमें जो आप सबसे ऊपर वाली लाइन देख रहे हो ब्लू कलर वाली, ये क्या है? ये है हमारी सिंधु नदी। क्या है ये? सिंधु नदी, जिसका जो उद्गम है ये कहाँ से हो रहा है? इसका नाम है चेमियांगडोंग ग्लेशियर से। कहाँ से? चेमियांगडोंग ग्लेशियर से। दोस्तों जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? चेमियांगडोंग ग्लेशियर से। यह कहाँ है? यह मानसरोवर में, मानसरोवर झील के निकट स्थित है। मानसरोवर झील के निकट कहाँ है दोस्तों ये स्थान? ये है तिब्बत हमारा। ठीक दोस्तों, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट किस ग्लेशियर से? चेमियांगडोंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम हुआ। उसके पश्चात सिंधु नदी है लद्दाख क्षेत्र में होती हुई, जम्मू कश्मीर में होती हुई कहाँ? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान का एक शहर है, क्या? कराची। कौन सा शहर है दोस्तों? ये रहा, कराची। पाकिस्तान के एक शहर है कराची। कराची के पूर्व में किस सागर में मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात हम बात करें किसकी? इसकी लंबाई की। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसके अतिरिक्त यह कितने देशों में प्रवाहित हो रही है दोस्तों? चीन, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों में प्रवाहित होती है। इसके अलावा इस बात करें तो 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित हो रही है। देखना दोस्तों, ये एक ये और दूसरा इसके दक्षिण में ये। उत्तर में कौन सा पर्वत है? पर्वत श्रेणी है ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है लद्दाख। दक्षिण में भी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणी है जास्कर। तो किस किस पर्वत श्रेणियों के बीच? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। इसके पश्चात आगे बढ़ती है यह, और इस जगह तो ये पोजीशन है, यहाँ एक गॉर्ज का निर्माण करती है। इस गॉर्ज का नाम क्या है? सिंधु गॉर्ज। कहाँ करती है? गिलगित के समीप। गिलगित या गिलगित के समीप। ठीक दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो दोस्तों देखना इसकी पहली सहायक नदी हमें मिलेगी ये कुछ इस तरह। इस नदी का क्या नाम क्या है दोस्तों? इस नदी का नाम है श्योक। तो दोस्तों इसकी एक सहायक नदी हो गई, कौन सी? श्योक नदी, जो किन पर्वत श्रेणियों के बीच है? काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीच। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। किस ओर से मिल रही है दोस्तों? यह मिल रही है हमारे दाईं ओर से। कौन सी सहायक नदी है? यह दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। ठीक दोस्तों दाई या दाईं ओर से मिलने वाली, क्या?
दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। इसके पश्चात बात करें दाएं ओर से मिलने वाली दूसरी नदी की, तो दोस्तों एक नदी यहाँ मिलेगी कुछ इस तरह। इस नदी का नाम क्या है दोस्तों? इस नदी का नाम है हमारा गिलगित। दोस्तों जो गिलगित नदी है यह भी कैसी नदी है? दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। इसके पश्चात एक अफगानिस्तान से नदी आएगी जो सिंधु नदी में मिलेगी, इसका नाम है हमारा क्या? काबुल नदी। इसके अतिरिक्त एक पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही मिलेगी, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है कुर्रम। तो दोस्तों दाएं ओर से मिलने वाली नदियां देखी दोस्तों, दाएं और बाएं मैंने आपको कल क्लियर कराया था। ये जो नदी है इस ओर प्रवाहित हो रही है, तो इसका ये वाला जो ऊपर वाला उत्तर वाला भाग है वो कौन सा है होगा? बाएं होगा। और इसके नीचे वाला हिस्सा कौन सा होगा? दाएं होगा। इस ओर, अगर इस ओर प्रवाहित हो रही है, और यदि यह नदी इस ओर प्रवाहित हो रही है तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कौन सा होगा? दाएं हिस्सा होगा। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो कौन सा होगा? बायां हिस्सा होगा। ठीक दोस्तों, तो सिंधु नदी हमारी कंप्लीट हुई। इसके पश्चात बात करेंगे हम किसकी? सिंधु की सहायक नदी कौन सी? झेलम की। दोस्तों जो येलो वाला आप लाइन देख रहे हो वह कौन सी नदी है? वह हमारी झेलम नदी, ये। ठीक दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं झेलम नदी की। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से? जम्मू कश्मीर में एक जगह थी, कौन सी? शेषनाग, यहाँ से इसका उद्गम हुआ था। इसके पश्चात इस पर हमें एक शहर मिला था, कौन सा? श्रीनगर। इसके पश्चात यह एक झील से होकर निकली थी जिसका नाम था बुलर झील। इसके पश्चात यह जम्मू कश्मीर, यहाँ से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया था, जिसमें से ऊपरी वाला जो एरिया था वो क्या था? ऊपर वाला उत्तर वाला पॉइंट वो था हमारा मुजफ्फराबाद, और जो नीचे वाला था वो क्या था? वो था दक्षिण वाला मीरपुर। यानी कि जो है मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक का क्या करती है? बॉर्डर बनाती है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का। ठीक दोस्तों, इसके अतिरिक्त झेलम की एक सहायक नदी थी, उसका नाम क्या था? झेलम की सहायक नदी देखना दोस्तों कुछ इस तरह, इस प्रकार। इस नदी का नाम क्या है? झेलम की सहायक नदी का किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमने इस पर कुछ परियोजनाएं देखी थी, दो परियोजनाएं देखी थी। उसका नाम क्या था? एक का नाम था किशन गंगा परियोजना और दूसरी का नाम क्या था हमारा? तुलबुल परियोजना। इसमें से जो किशन गंगा परियोजना थी वह झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पर स्थित थी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित थी। इसके बाद हम जो तीसरी सहायक नदी इसकी देखें तो उसका नाम है चेनाब। दोस्तों चेनाब नदी जो है उसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। किस दर्रे से? दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं ये वाली नदी, यह चेनाब नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, कौन सा? बड़ा लाचला। दो शाखाओं के रूप में इसका उदय होता है, चंद्र और भागा। इन दोनों की जो संयुक्त है धारा है वो क्या कहलाई? चेनाब कहलाई। इसके अलावा जो चेनाब है इसमें तीन हमने परियोजनाएं मिली थी, कौन कौन सी? बगलिहार परियोजना, दुलस्ती परियोजना और एक सलाल परियोजना। ठीक दोस्तों, चेनाब नदी पर हमें तीन परियोजनाएं मिली थी जो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में मिली थी हमें। इसके पश्चात बात करें हम किसकी? रावी नदी की। तीसरी सहायक नदी मिलेगी हमें, कौन सी? रावी नदी। दोस्तों ये हम कल पढ़ चुके हैं, आज केवल हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जो रावी नदी है इसका उद्गम भी कहाँ से हुआ? हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, कौन सा? रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा दोस्तों? रोहतांग। ये रहा, ये जो दर्रा आप देख रहे हैं रोहतांग दर्रा, यहाँ से किसका? रावी नदी का उद्गम हुआ। ये ऑरेंज वाली जो लाइन है दोस्तों, ये कौन सी नदी है? रावी नदी। रोहतांग दर्रे से निकल कर ये कहाँ आई? पंजाब बॉर्डर पर आई। पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ प्रवाहित हुई, उसके पश्चात ये पाकिस्तान में प्रवेश की और आगे जाके सिंधु नदी में मिल गई। तो दोस्तों जो रावी नदी कहाँ से निकली? रोहतांग दर्रे से। इस पर एक बांध देखा था हमने जिसका नाम था क्या? थीन बांध। थीन बांध किस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था?
यह बनाया गया था हमारा रणजीत सागर परियोजना के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, ये कल हम पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात हम अगली सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों इसकी अगली सहायक नदी हमारी कौन सी, ब्यास नदी। तो दोस्तों ब्यास नदी जो है यह भी, इसका उद्गम भी कहाँ से हुआ, हिमाचल प्रदेश में। ये दर्रा था, ये कौन सा दर्रा था, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के समीप ब्यास कुंड से। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है इससे कितनी नदियों का उद्गम हुआ, 3 नदियों का। पहली नदी थी कौन सी, चिनाब। दूसरी कौन सी थी, रावी। तीसरी कौन सी थी, ब्यास। चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचला दर्रे से, जो कांगड़ा के निकट स्थित था हिमाचल प्रदेश में। और जो रावी ब्यास है इसका किससे, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात जो ब्यास नदी है इस पर क्या मिलेगा, हमें एक जलाशय मिलेगा। उस जलाशय का नाम क्या है, पौंग जलाशय। इस जलाशय को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर जलाशय। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात जो ब्यास नदी है, जो पिंक वाली आप लाइन देख रहे हो, कौन सी, ये किस नदी में मिलती है, जो सबसे नीचे वाली नदी है वो कौन सी है, सतलज नदी। ये वाली नदी कौन सी है, सतलज। सतलज नदी में मिलती है ब्यास नदी। जिस जगह मिलती है, कहाँ मिलती है, पंजाब में। पंजाब के भी किसके निकट, कपूरथला के निकट एक जगह है, कौन सा, हरके नामक जगह पर मिलती है। यहीं पर क्या एक निर्माण किया गया है, किसका, बांध का, हरके बैराज का। किसका निर्माण किया गया है, हरके बैराज का। हरके बैराज से दक्षिण की ओर राजस्थान में क्या निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है दोस्त। इस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। इसका एक नाम और है क्या, राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं हम इसको। ठीक दोस्तों, ब्यास नदी भी हो गई। तो हमने कितनी सहायक नदियां पढ़ ली, 4 पढ़ ली। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास। जो लास्ट है उसका नाम है सतलज नदी। इसका उद्गम कहां से होता है, तो दोस्त इसका उद्गम होता है तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसी के समीप। कहां से, राक्षस ताल से या राक्षस ताल से। दोस्तों कहां से, राक्षस ताल से। राक्षस ताल से किसका उद्गम होता है, सतलज नदी का। सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां एक गोर्ज का निर्माण करती है। कौन सा गोर्ज, मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, सिपकीला गोर्ज का। और यह हिमाचल प्रदेश के पश्चात आगे बढ़ते हुए कहाँ मिल जाती है, सतलज नदी में, सिंधु नदी में मिल जाती है, सतलज नदी। तो दोस्तों जो 5 सहायक नदियां, इनकी संयुक्त धारा कहाँ मिल रही है, सतलज नदी, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इनकी संयुक्त धारा जो है पाकिस्तान में जिस स्थान पर सिंधु नदी में मिलती है उसका नाम क्या है, मीठन कोट। तो दोस्तों ये 5 सहायक नदियां जो हैं पाकिस्तान के मीठन कोट में मिल जाती हैं, किसमें, सिंधु नदी में। ठीक दोस्तों, तो ये हमारी 5 सहायक नदियां हो गई। ये जो 5 सहायक नदियां पड़ी ये किस ओर से मिलती हैं, सिंधु नदी में, ये मिलती है नीचे की ओर से, यानी कि बाएं ओर से। ये जो हमारी सिंधु नदी है इसका प्रवाह कुछ इस तरह है। ऊपर से मिली वो कौन सी नदी थी, दाएं नदी। जो नीचे से मिली वो कौन सी नदी, बाएं नदी। तो यह कौन सी नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है ये हमने कल भी पढ़ा था, आज भी इसका रिवीजन कर लिया। अब आगे हम चलते हैं किसकी ओर, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की ओर। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम देखें हम तो कहां से होता है, तिब्बत में जो हमने मानसरोवर झील देखी थी, मानसरोवर झील तिब्बत में, वहीं एक ग्लेशियर है, कौन सा, चेमयांगडोंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर दोस्तों, चेमयांगडोंग ग्लेशियर। यहीं से किसका उद्गम हो रहा था, यहीं से सिंधु नदी का भी उद्गम हो रहा था। इसके पश्चात यह चीन में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और एक हमें पर्वत मिलेगा, कौन सा, पूर्व में, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत। वहां पर यह नदी क्या करती है, कुछ इस तरह यू टर्न बनाती है
और किस में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले ये एक दर्रा मिलता है, इसको कौन से दर्रे से प्रवेश करेगी? यह प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से, यांग्याप दर्रा। इसके पश्चात दोस्तों यह हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बहती है, उसके पश्चात असम वाला क्षेत्र में बहती है, और उसके पश्चात बांग्लादेश में प्रवाहित होती हुई कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, या बंगाल की साइड वाला जो अरब सागर है, जो सागर है बंगाली खाड़ी वाला, उसमें मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें इसकी, तो चीन वाले एरिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है सांगपो के, इसको किस नाम से जाना जाता है चीन वाले एरिया में? चीन वाले एरिया में इसको कहा जाता है सांगपो नदी। ठीक दोस्तों, चीन वाले जो एरिया है इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। इसके पश्चात यह नामचबरवा पर्वत के पास आई और यू टर्न लेते हुए किसमें? यांग्याप दर्रे से किसमें? भारत में प्रवेश कर गई। अब भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश वाला जो राज्य है, पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इस नाम को, इसको जाना जाता है देहांग या देहांग के नाम से। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है इसमें इसे किस नाम से जाना जाता है? देहांग या देहांग के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात यह आगे बढ़ती है और जो सादिया नामक एक जगह है असम में, वहां से लेकर असम में दूसरी जगह डुबरी, इस क्षेत्र तक, कहां से? सादिया से लेकर डुबरी तक, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है डुबरी के पश्चात। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में इसे नाम से जाना जाता है जमुना। किस नाम से? जमुना के नाम से। और उसके पश्चात यह पद्मा नदी में मिलती है, जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये जो शाखा है हमारी पद्मा है, ये वाली पद्मा नदी में मिलती है। उसके पश्चात आगे जाके इसमें एक सहायक नदी और आती है, मेघना, मेघना नदी आकर मिलती है, और यह मेघना के नाम से किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब दोस्तों देखते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायोंग ग्लेशियर से चीन में पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई कहाँ पहुंचती है? नामचा पर्वत तक। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से। नामचा पर्वत के समीप कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रे से होकर किसमें प्रवेश करती है? भारत में। भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम से जाना जाता है? देहांग नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यह आगे बढ़ती है, असम में एक जगह मिलेगी हमें क्या? सादिया, और असम में ही दूसरी जगह मिलेगी कौन सी? डुबरी। सादिया से लेकर डुबरी तक इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है इसे? बांग्लादेश में जाना जाता है इसे जमुना के नाम से। वो आगे जाकर इसमें एक नदी मेघना मिलेगी, और मेघना के नाम से यह किस में मिल जाएगी? बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। अब दोस्तों देखना, यह चीन में प्रवाहित होती हुई कहाँ आई? पूर्व में नामचा पर्वत के पास। इसके पश्चात यह है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आई। जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वह कैसा एरिया है? पूरा पर्वतीय एरिया है जिसमें हिमालय विस्तृत है। इसके पश्चात जो असम वाले एरिया में प्रवाहित हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी, कहां से? सादिया से लेकर डुबरी तक। तो दोस्तों यह क्या है? रैंप घाटी है दोस्तों। ये क्या है? रैंप घाटी वाला एरिया है, रैंप घाटी में प्रवाहित होती है सादिया से लेकर डुबरी तक। उसके पश्चात जो बांग्लादेश वाला एरिया है ये क्या है? मैदान है, समतल क्षेत्र है, मैदान वाली एरिया में प्रवाहित हो रही है। अब दोस्तों बात करें यदि हम इसकी सहायक नदियों की, दोस्तों देखना, सर्वप्रथम हमें अरुणाचल प्रदेश वाला जो राज्य है यहाँ से दो नदियां आकर इसमें मिलेंगी, उन नदियों का नाम देखना। तो जो आप ये दो नदियां देख रहे हो, एक ये और दूसरी इसी के नीचे ये, तो इसमें से एक नदी का नाम है क्या? देवांग या देवांग। ठीक दोस्तों, तो एक सहायक नदी कौन सी हो गई? देवांग। जो दूसरी नदी है उसका नाम है क्या? लोहित। ठीक दोस्तों, दो सहायक नदियां होंगी, कौन कौन सी? देवांग और लोहित। और इसके मिलने के पश्चात जो है देहांग नदी जो थी इसको किस नाम से नाम दिया गया? ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया। यानी कि जो देवांग और लोहित है, इससे पहले इस नदी का नाम क्या था? देहांग था, और देवांग और लोहित मिलने के पश्चात इसको क्या नाम दिया गया? ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया। और ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चात यह जो है किस, ब्रह्मपुत्र नदी किस एरिया तक? सादिया से लेके डुबरी तक,
रैंप घाटी में। अब इसकी और सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की बात करें तो दोस्तों जो पहली नदी मिलेगी हमें ये, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा सुबनश्री। तो दोस्तों दाईं ओर से पहली नदी कौन सी मिली हमें, सुबनश्री। अब एक बाईं ओर भी एक नदी मिलेगी कुछ ये इस प्रकार, ये इसका नाम है दोस्तों धनश्री। इसके पश्चात आगे मिले तो ये जो है असम वाले क्षेत्र में गुम्फित जलमार्ग बनाती है और यहीं एक क्या बनाएगी, द्वीप भी बनाएगी। इस द्वीप का नाम क्या है दोस्तों, इस द्वीप का नाम है हमारा माजुली द्वीप। दोस्तों माजुली द्वीप की विशेषता क्या है, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात इस पे एक सहायक नदी और होगी जो कहां से आएगी, भूटान वाला जो एरिया है उसके ऊपर तिब्बत से, किस ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा मानस। ये जो आप देख रहे हो ये वाली, ये क्या नाम है दोस्तों इसका, मानस नदी। इसके पश्चात यह बांग्लादेश वाले एरिया में आएगी और एक नदी सिक्किम से आकर इसमें मिलेगी, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तिस्ता। तो दोस्तों सिक्किम वाले एरिया से एक नदी आकर बांग्लादेश में किसमें मिलेगी, ब्रह्मपुत्र नदी, या बोले तो जमुना नदी। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से। तो जमुना में आकर एक नदी मिली क्या, तिस्ता, यह भी दाईं ओर से। इसके पश्चात दोस्तों ये जमुना नदी जो है, जो हमारी यहां से कौन सी नदी आएगी, उत्तराखंड से गंगा नदी आएगी। इसकी एक शाखा है कौन सी, पद्मा, बांग्लादेश में पद्मा, इसमें मिलती है। इसके पश्चात ये जमुना नदी जो है पद्मा नाम से ही जानी जाएगी, पद्मा नदी मिल गई, उसके पश्चात इसका नाम क्या, पद्मा। अब ये आगे बढ़ी, इसके पश्चात इसमें एक नदी आकर मिलेगी कौन सी, मेघना, बांग्लादेश में ही। अब जो मेघना नदी है ये कहां से निकल कर आ रही है, यह आती है किस राज्य से, मणिपुर राज्य से। मणिपुर असम होते हुए यह बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना। और मेघना के नाम से क्या होता है, जो जमुना नदी आ रही है यह मेघना नदी में मिल जाती है, उसके पश्चात यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। तो दोस्तों ये मेघना नदी है, ये कहां से निकली, मणिपुर से, और यहां इसको किस नाम से जाना जाता है, मणिपुर में इसको जाना जाता है बराक नदी के नाम से। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा, सर्वप्रथम इसका उद्गम पढ़ा, उद्गम कहां से, मानसरोवर झील के पास चेमयांगडुंग ग्लेशियर से। इसके पश्चात इसके कुछ नाम पढ़े, चीन में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, देहांग नाम से। उसके पश्चात असम में इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से। और बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इसको बांग्लादेश में, जमुना। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके कितने नाम, 4 नाम, चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में देहांग, असम में क्या, ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में जमुना। इसके पश्चात दोस्तों हमने क्या देखा, यह जो असम अरुणाचल प्रदेश में तो ये पर्वतीय क्षेत्र में प्रवाहित होती है, पर्वतीय क्षेत्र में। उसके बाद जो असम वाला एरिया है यह क्या, रैंप घाटी में प्रवाहित होती है और यहीं पर क्या करती है, गुम्फित जलमार्ग बनाती है। और वहीं पर एक इस पर द्वीप मिलेगा असम वाले क्षेत्र में, कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप की विशेषता क्या थी, यह विश्व का सबसे बड़ा क्या था, नदी द्वीप था। इसके पश्चात यह आगे गई बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिली, आगे जाकर पद्मा किस में मिली, मेघना में, और मेघना के नाम से किस में गिर गई, बंगाल की खाड़ी में। फिर हमने इसकी सहायक नदियां देखी। तो दोस्तों इसकी सहायक नदियां हमने कौन कौन सी सहायक नदियां देखी, पहली अरुणाचल प्रदेश से कौन सी आकर मिली, देवांग। दूसरी यहीं से अरुणाचल प्रदेश से कौन सी आकर मिली, लोहित। इसके पश्चात इस नदी का नाम क्या पड़ा, ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा। उसके पश्चात आगे बढ़े, फिर दाईं ओर से मिलने वाली नदी हमने देखी। दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिली, पहली मिली हमें सुबनश्री, कौन सी दोस्तों, सुबनश्री।
श्री। उसके पश्चात आगे बढ़े, फिर एक नदी मिली, कौन सी? मानस। यह भी कौन सी? दाएं ओर से मिलने वाली नदी थी। उसके पश्चात एक और मिली सिक्किम वाली एरिया से आकर, जो बांग्लादेश वाले क्षेत्र में मिली, जमुना में, इसका नाम था तिस्ता। ठीक दोस्तों, तो दाएं ओर से मिलने वाली नदी सुबनश्री, मानस और तिस्ता। इसके अतिरिक्त हमने बाईं ओर से, जो बाईं ओर से है मिलने वाली नदियां देखी, तो बाईं ओर से मिलने वाली पहली नदी हमें कौन सी मिली? धनश्री। और उसके पश्चात आगे जाकर एक और मिली, कौन सी? मेघना। जो मेघना है कहां से आई थी? मणिपुर राज्य से आई थी। मणिपुर राज्य में इसको क्या नाम दिया था? बराक नाम दिया था, बराक। ठीक दोस्तों, सहायक नदियां हो गई इसकी सारी। लंबाई और बची है, जो सिंधु नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है कितनी? 2900 किलोमीटर। जिसमें से भारत में यदि इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। इसी के साथ जो हमारी है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, यह भी आज कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? गंगा नदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।